सिंसी आपने कई यात्राएँ करी हैं और कई हुँ, घटनाएँ घटे होंगे, हुँ, कई अनुभव रहे होंगे। हुँ। तो कुछ ऐसी यादगार घटनाएँ, कुछ अनुभव ऐसे जिनसे हमारे श्रोता कुछ सीख सकें? उसके लिए एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी। एक सीरीज़ नहीं, कई सीरीज़ बनानी पड़ेगी। हर कदम पर घटना है। हर यात्रा में कुछ न कुछ ऐसा अद्भुत है, कि जिसे सुन कर के आप विषय की गहराई में उतरते चले जाएँगे। आप विवश हो जाएँगे, भारत को समझने और जानने के लिए। तो अनेक घटनाएँ हैं। मुझे अपने संस्मरण में जाना होगा और यह सुझाव अच्छा है, इस पर थोड़े विचार करके कि कौन-सा पहले निकालूँ। क्योंकि यहाँ तो संजो के रखा नहीं, जब जैसा उद्धरण आता है, तो उदाहरण के तौर पर वह स्वतः निकल आते हैं। मैं याद नहीं करता हूँ किसी चीज़ को। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वह आ जाता है। जी सिंसी, अगर संभव हो 1-2 कुछ अगर आप बता दें सिंसी। हाँ, छोटे भाई की शादी थी। पूरी बारात ट्रेन से आई थी, लंबा सफ़र था। मेरा एसी में बर्थ था और बाकी बारातियों का स्लीपर में। मैंने क्या किया, कुछ लोग कम भी हो गए थे जितना रिज़र्वेशन था उससे। तो सबका, जितने भी बारात में सम्मिलित लोग थे, सबका सामान 3 इधर 6 और 2, तो इधर पूरा सामान का गोडाउन बना दिया, सबके सूटकेस। इसलिए क्योंकि हमें पता है लंबी यात्रा में लोग आपे में नहीं रहते हैं, एक दूसरे से गपशप में सामान चोरी हो जाता है, तो उससे अनावश्यक रूप से एक तंगाल ना लग जाए कि भाई इनके ब्याह में गए थे और अमुक घटना घट गई। और मैं और मेरी पत्नी दोनों वहाँ चौकीदार बन गए। सबने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला कुछ नहीं, इससे मेरी क्षमता बढ़ रही है। तो अगले 20 घंटे की यात्रा हम बैठ करके गुजारे, सामानों के बीच में रखवाली करते हुए। सबने जब यह पूछा कि वापस जाइए, आप अपने बर्थ पे चले जाइए, हम बैठते हैं, बोले ना, ये हम बैठ रहे हैं। अब हमने चौकीदारी स्वीकारा। क्यों स्वीकारा? हमने इसे एक अवसर देखा, अवसर के तौर पर देखा, सेवा के माध्यम से, जो मेरी क्षमता को बढ़ा रही है। अर्थात अब मुझे देर तक बैठने का एक अतिरिक्त मौका मिल रहा है, चौकस रहने का मौका मिल रहा है, वो मैं गंवाना नहीं चाहता था। मैंने उसको उस रूप से देखा और सब बिल्कुल फ्री होकर के यात्रा करें उस रूप में देखा। ट्रेन चल रही थी प्रयागराज से। रास्ते में एक अंधा चढ़ा, उसने भजन सुनाए। उसने मुझे रुला दिया। मैंने उनसे पुनः निवेदन किया कि एक बार पुनः सुनाइए। कुछ अतिरिक्त पैसे दिए, देना तो और चाहता था। भोजपुरी में सुनाया, वो भाषा जो मेरी मातृभाषा नहीं है, जिसे मैं आंशिक रूप से समझता हूं, लेकिन उसमें उस व्यक्ति की पीड़ा, उसका दर्द, सब कुछ पिरोया हुआ था, सीधा दिल पर प्रहार कर रहा था, मानवता और रिश्तों को जगा रहा था कि मेरी बहना विदाई हो गई, ऐसा करके गीत थे। रिश्ते कैसे होते हैं, परिवार में एक पिता अपने पुत्री को कैसे पालता है, फिर विदा करता है, फिर वो नए जीवन की शुरुआत करती है, क्या क्या चीज़ उसके जीवन में घटित होता है, फिर वह माँ बनती है, फिर उसका संसार विस्तार लेता है, परिवार बढ़ता है। उसके गीत में जो लोक गीत था, मुझे रुला दिया।
और मैं बहुत देर तक रोता रहा, क्योंकि उसके गीत गीत नहीं थे, वह ध्यान की विधि थी, योग की शिक्षा थी। उसमें हमारे उन लोगों का कंट्रीब्यूशन स्पष्ट दिख रहा था जिन्होंने साहित्य साधना की थी, जिन्होंने समाज को समझा था, जिन्होंने राष्ट्र के ताना बाना को समझा था और फिर इस लोकगीत में उसे ढाला था। यह एक घटना मैं भूल नहीं पाता हूं। विश्व का कोई सिंगर, कोई गायक संभवतः आज तक वैसा गीत गाया नहीं होगा। जो जितनी कलाएं हैं वह हमारे हृदय को संवेदनशील बनाने के लिए है, करुणामयी बनाने के लिए है। उसका वह जीता जागता उदाहरण एक अंधा अपनी बेटी को लेकर के भीख मांग रहा था। अब जरा विचार कीजिए, वह भिखारी है, लेकिन कितनी कलाओं से वह भरा हुआ है। उसके गीत में केवल लोक संगीत नहीं थे, उसके हृदय में अपने स्वयं की बेटी के प्रति उसका जीवन कैसे बीतेगा वह चिंता भी थी। मुझे उस गीत के माध्यम से भारत के समाज को समझने का अवसर और मिला और गहराई से उसका विश्लेषण कर पाऊं, ऐसा अवसर मिला। ऐसे हर कदम पर, हर यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं मिलती चली गई जहां पर व्यक्तियों को उस जीवन में लीन पाया जहां पे वह संघर्ष कर रहा है, समाज के ताने बानों में अपना जीवन निर्वहन कर रहा है, अपना दुख चिंता सबके प्रति सजग है, अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, कर्तव्य परायण है और वही स्थिरता का संदेश दे रहा है, स्थिर समाज की मांग कर रहा है। वह गीत गीत नहीं थे, आवेदन था, निवेदन था समस्त रहनुमाओं से कि आपने देश को क्या बना दिया है। वह प्रार्थना निवेदन था कि हमारे देश को हमारे देश बने रहने दो, भारत को भारत बने रहने दो, इसे इंडिया मत बनाओ। वो दर्द था। ऐसे ही हर यात्रा में तुमने ये विषय छेड़ दिया तो इस पर समय समय पर पुनः उस स्मृति पटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि घटनाएं हुई और यहाँ पे रखने का अपने पास कोई जुगाड़ नहीं है। हुई, घटित हुई और छोड़ दिया। जब समय पर किसी बात को समझाने के लिए वह स्वयं अचानक से सामने प्रकट होते हैं और मैं उसे बोल देता हूं अपने जीवन के पन्नों को पलट करके। बाकी जीवन के पन्नों को मैंने याद करके रखा नहीं है। याद सब कुछ है, स्मृतियों में है, लेकिन स्मृतियों से विमुक्त भी है। तो इस पर अनेक घटनाएं हैं, स्टूडेंट लाइफ में, गृहस्थ जीवन में, भ्रमण काल में, हर जगह हर घटना में हमें आधुनिक भारत और प्राचीन भारत दिखता रहा, मिलता रहा। गांव से गुजर रहे थे। यह कर्णवास जगह है जहां कर्ण पाए गए थे गंगा में बहते हुए। अवंतिका देवी जो गंवा क्षेत्र है उस तरफ से, जहाँ हरि बाबा रहा करते थे, जिन्होंने सबसे बड़ा बंध बनाया था, 39 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाया था, उस क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे। कार में ड्राइव कर रहा था। अंदर ही अंदर एक संस्कृत विद्यालय वहाँ से होता हुआ आगे बढ़े। एक बुढ़िया खड़ी थी, छड़ी हाथ में था।
और हमारे जाते समय वो समझ गई, देखिए समझदारी, क्योंकि वो रास्ता आगे जाके खत्म हो रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, वो वहां खड़ी थी, छड़ी हाथ में था, हिली नहीं। फिर हम वापस आए तो हाथ दिया, बाबू आगे इधर से जाना, इधर से मुड़ जाना। हमने कहा माई जाते समय ही बता देते। बोले क्या करें, उधर तुम जब जा ही रहे हो, हाँ, अपनी स्थानीय भाषा कदम कदम पे डायलेक्ट बदल जाते, बहुत मधुरता होती है। तो अगर मैं बताती तो तुम गलत समझते। अब तुम्हें पता चल गया कि रास्ता बंद है, अब मेरी बात तुम मान लोगे। तो बोले तुम चली जाती माई। बोले अरे जाते हम चले जाते तो तुम भटक जाते ना, इसलिए तुम्हें 15 मिनट मुझे लगे थे वापस आने पर, वहीं पे खड़ी थी, और तुम भटको नहीं, इसलिए हम रास्ता दिखाने के लिए यहां खड़े थे। यह है हमारा भारत। वो इंतजार कर रही है खड़ी होकर, यानी कि बैठ जाए, उसे पता है कि लौट के तो आएगा ही। ऐसे कितनी घटनाओं का वर्णन करें। हमारे निर्माण में इन सब का योगदान है। ऐसी घटनाएं अनंत हैं, कदम कदम पर है। और मैं शुरू से अवलोकक रहा हूं, अवलोकन करता रहा हूं और ग्रहण करता रहा हूं। उस बात से मैं इतना भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि सोचा क्या करूं माई के लिए। क्या करूं। अनेक घटनाएं, हर यात्रा में घटनाओं से तो, यात्रा और घटनाएं हो तो फिर वो यात्रा थोड़ी कहलाएगी। ऐसे अनेक उदाहरण जिससे हमने भारतीय समाज का ताना बाना समझा, भारत की संस्कृति को समझा, समस्याओं पे अवलोकन हो पाया, समस्याओं को समझ पाया। उसका हमसे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। वह खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही है। कितनी बड़ी ज्ञानी है कि अभी बताएंगे तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, लौट के आने तो फिर बताऊंगी। उसके अंदर इतनी बड़ी समझदारी महात्माओं को सीख लेनी चाहिए कि अगली पीढ़ी को कैसे सिखाया जाए। हमें यह नहीं लगा कि वह कोई अपरिचित है, लगा कि मां साक्षात खड़ी है। अनेक घटनाएं, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो शायद मुझे 40 साल लग जाएंगे सबका वर्णन करते हुए कि उस घटना से मैंने क्या सीखा। और हर घटना में एक सबक होता था जिसने मेरे जीवन के निर्माण में, मुझे आगे बढ़ाने में मेरी सहायता किया। तभी तो बार बार कहता हूं, कुछ चीजें तो तुम जान लोगे, बाकी वह जो अनुभव 40 साल का, 50 साल का है, वो कहां से लाओगे। वह अचानक से नहीं हुआ। एक यात्रा का और उल्लेख कर देता हूं, मॉन्ट्रियल की घटना है। मॉन्ट्रियल कनाडा में किबोकोई प्रांत में है। फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच भाषा वहां बोली जाती है। मैं 92 की बात है, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। वहां भाषा में लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। लिखा था क्लाउड रॉबिलार्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब मैं जिससे पूछूं, किसी को समझ में ना आवे, बोले व्हाट, बिकॉज फ्रेंच डोमिनेशन है। फिर किसी को जब मैं लिखा हुआ दिखाया, एक पुलिस वाले को बोला हाँ क्लू रूबिया। तो ऐसी एक स्टेशन था, सेंट लॉरेंट लिखा हुआ था। मैं पूछूं कोई बतावे ना, तो स्टेशन का नाम पढ़ा गया सलारा, फ्रेंच तरीके से। मैं मेट्रो में बैठा, सफर कर रहा था, एक सीट खाली हुई, मैं बैठ गया।
फिर मेरे बगल की एक सीट खाली हुई। एक लेडी, थोड़ी बुजुर्ग लेडी थी, वो खड़ी थी। मैंने उसे कहा कि बैठ जाइए, प्लीज यू मे सिट डाउन। वो मेरे बगल में बैठी नहीं। तो हमने सोचा कि शायद इसका स्टेशन अगला होगा, उतरना है इसीलिए। लेकिन अगले स्टेशन पे सामने वाले में सीट एक खाली हुई, तो वो वहां बैठ गई और उसका गंतव्य स्थल वही था जहां मेरा था। तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा, मेरे चमड़ी का रंग कुछ और है। और तभी हमने निष्कर्ष ले लिया था कि किसी भी कीमत पर भारत के अलावा किसी अन्य देश में मैं बसूंगा नहीं। और वही संकल्प आगे चल करके मेरा ढाल बन गया। जब 1995 में 1995 में मैं वर्ल्ड बॉडी में डायरेक्टर नियुक्त किया, तो हमने शर्त रखी कि मैं निवासी भारत का ही रहूंगा, मैं अमेरिका बसूंगा नहीं। और प्रति सप्ताह पहुंचूंगा, यह अलग बात है, आवश्यकता हुई तो प्रति महीना ट्रैवल करूंगा कार्य के सिलसिले में, लेकिन बसूंगा नहीं। एक उस घटना ने मेरे हृदय में वह अडिगता ला दी कि मैं अपने देश में ही ठीक हूं। जबकि भविष्य में वो हजारों लोग स्टूडेंट बने, उनके अंदर वह भाव नहीं, लेकिन मेरा फैसला था। उस घटना ने मुझे एक सबक दे दिया और मैंने उस रास्ते पर चल पड़ा। तो घटनाएं जीवन में तो निरंतर घटती है, आप कितने सजग हैं और उससे आप क्या सबक लेते हैं, बस इतनी सी बात है। अनेकों घटनाएं हैं। अब किसी प्रकरण में स्वतः वो निकल आता है। सिंचाई, आपने अम्मा जी की कहानी बताई सिंचाई, हम्म और साधारणतः माना भी जाता था और जो कि होता भी था कि उम्र के साथ समझ बढ़ती थी। हम्म मेरा आकलन शायद गलत हो सकता है सिंचाई, पर आज जब देखता हूँ मेरे को वो चीज नहीं दिखती कि उम्र बड़ी है इसका मतलब समझ भी बड़ी होगी। हम्म तो भला ऐसा क्या हो रहा है सिंचाई समाज में कि समझ नहीं बढ़ रही बड़े बूढ़ों में? हाँ, इसलिए नहीं बढ़े कि वो प्रकृति से दूर चले गए। और वो जो बूढ़ी अम्मा मिली थी कर्णवास के रास्ते, तो वह प्रकृति के गोद में थी, प्रकृति के करीब थी। उसका जीवन प्राकृतिक शैलियों से भरा हुआ था, इसलिए उसके अंदर निरंतर समझ बढ़ रही थी। निरंतर समझ, इतनी गहरी समझ थी। और जो शहर और वर्तमान संस्कृति में आप देखते हैं, आप प्रकृति से दूर हैं, प्रकृति से कटे हुए हैं, प्रकृति से स्वयं को अलग मानते हैं। आप अस्तित्व से आपका कुछ लेना देना नहीं, आप एक व्यक्तित्व को ढो रहे हैं। बस, चाहे आप गोल्फ कोर्स में खेल रहे हो या कहीं पर हो, आप स्वयं को खुदा मान रहे हैं और वह स्वयं को खुदा नहीं, प्रकृति का अंश मान रही है। इसलिए उसके अंदर समझ निरंतर बढ़ रही है। और जो व्यक्ति भी प्रकृति में जीवन जिएगा, प्रकृति के करीब रहेगा, उसकी समझ तो विराट होती ही जाएगी। जी सिंचाई, तो आज के समय में सिंचाई जब शहरों में रहना अनिवार्यता है, नौकरी व्यापार ये अनिवार्य है सिंचाई, जीवन प्रकृति में कैसे बना रहे? विषय गहरा है और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत होगी प्रॉपर चिंतन मनन से। चिंतन मनन की प्रेरणा आपको मिलेगी कहां से? या तो वक्त के थपेड़े आपको सिखा देंगे, या फिर आप खुद जाग करके सीख लेंगे। वक्त का मारा हुआ व्यक्ति कुछ ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाता है। आज जितने वृद्धाश्रम में भरे हुए लोग हैं, वो वक्त के पिटे हुए हैं। उनकी समझ उस कदर नहीं बढ़ सकती, कुछ बढ़ेगी। तो बढ़ाने का तरीका क्या है? सत्संग, अच्छी संगत। अब अच्छी संगत के नाम पर आप उन पंडालों में पहुंच जाते हैं जहां एक गधा ढेंचू ढेंचू कर रहा है धार्मिक तरीके से। आपकी संगत का कोई लाभ नहीं मिला आपको। वह तो खुद को चमकाने के क्रम में, वहां पर खुद को महान दिखाने के क्रम में सारी चीजें बखान कर रहा है।
संगत का अर्थ होता है वैसा संगत जिसके हर शब्द प्रतिदिन आपको कदम दर कदम आगे बढ़ावे और आप मूल्यांकन स्वयं का कर पाए कि इन्हें सुनने के पश्चात कल मैं यहां खड़ा था, आज मेरी समझ यहां पहुंची। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बंद कर दीजिए। महाविज्ञान चैनल पे प्रति एपिसोड में अगर आपकी समझ नहीं बढ़ रही है तो अनसब्सक्राइब करके बाहर चले जाइए। संगत का अर्थ ही होता है कि कल हम यहां तक जानते थे, आज इनके संगत में रहकर मैंने यहां तक जान लिया, यह नया चीज मुझे जाना। और मैं यह खुद बहुत प्यार से सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इस चैनल से, इस संवाद से अगर आपकी समझ में वह इजाफा नहीं हो रहा है तो आप अपना समय नष्ट ना करें, और अगर इजाफा हो रहा है तो खूब देखिए, औरों को भी दिखाइए, औरों को रिकमेंड कीजिए। बस इतना बात है। यहां पे दूध का दूध और पानी का पानी है। यह कोई व्यापार नहीं, यह तो एक अभियान है कि चौराहे पे वैसे लोग जो हमें ढूंढ रहे हैं, हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं, जहां से संस्कृति पुनर्स्थापित हो, भारत पुनः भारत वर्ष बने। वह राजनैतिक ड्रामेबाजों से नहीं होगा। आज धार्मिक लोगों का उद्बोधन सुनता हूं तो शर्म आती है। धर्म का कुछ नहीं, संपूर्णता में वो राजनीति होती है, सिर्फ राजनीति, राजनीति और राजनीति। न समाज का चिंतन, न समाज का अध्ययन, न समस्याओं पर अनुसंधान, न कोई इलाज। बस गीत गाए जाओ और सबको रिझाए जाओ। समझ अगर संगत से नहीं बढ़ रही है, शास्त्रों में क्या लिखा है वो समझ नहीं है, राम जी ने यह कहा वो समझ नहीं है, वो तो घटनाएं हैं जो आप जानते हैं और जिसे आप बड़े पुनः गीत संगीत के साथ लच्छेदार तरीके से सुने। रामानंद सागर ने किसी और तरीके से सुनाया था, बी आर चोपड़ा ने किसी और तरीके से सुनाया था, अब आप तिलकधारियों से सुन रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। क्या चीज सीखा आपने उससे? आपकी समझ बढ़ी? अगर बढ़ी तो निरंतर रहता में उसे पालन कीजिए, नहीं बढ़ी तो उस स्थान का त्याग कीजिए। वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप मानसिक तौर पे गुलाम हैं, विद्रोही नहीं है। और मुझे गुलाम पसंद नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में हर जगह कहता हूं, गुलामी मुझे स्वीकार ही नहीं है। मुझे चाहिए आजाद, आजाद व्यक्ति, आजाद विचारों से, स्वतंत्रता, जो अपने स्वयं के तंत्र को समझ सके, इस शरीर को समझ सके, शरीर के क्रियाओं को समझ सके, शरीर में व्याप्त जीवन को समझ सके, जीवन ऊर्जा को समझ सके और उसे सही दिशा में लगाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। बस इतना ही से बात है।